नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति, नई प्रौद्योगिकी, बहुविषयी दृष्टिकोण और कौशल विकास पर केंद्रित है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 11वें दौर की बातचीत जारी। और निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में चल रहा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। आज का भारत समस्या के समाधान के लिए एक्सपेरिमेंट से भी नहीं डरता और बड़े स्केल पर काम करने से भी पीछे नहीं हटता। सबसे बड़ा बैंकिंग इंक्लूजन अभियान भारत में हो रहा है। टॉयलेट बनाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में। हर गरीब परिवार को घर देने का अभियान भारत में। घर घर जल पहुंचाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में। सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भारत में। और अब सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में। इन सब का बहुत बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, असम के लोगों को हुआ है। ऐसे कार्यक्रम तभी चल सकते हैं जब देश और समाज यथास्थिति को बदलने के लिए, इनोवेट करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा हो। श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद को टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री से बातचीत में लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वाराणसी जिला महिला अस्पताल की मैट्रन बहन पुष्पा जी मुझसे बात कर रही हैं। पुष्पा जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी को मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैट्रन के पद पर कार्यरत हूँ सर, और मैं 1 वर्ष से मैट्रन का कार्य देख रही हूँ। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ, समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। रानी जी नमस्ते। सर मेरा नाम रानी कुंवर श्रीवास्तव है। मैं डिस्ट्रिक्ट वोमेन हॉस्पिटल में एनएम के पद पे 6 साल से कार्यरत हूँ। अब तक कितने वैक्सीन दिए हैं आपने पूरे 6 साल में? एक दिन में कितने देते होंगे? सर एक दिन में हम लोग करीब 100 इंजेक्शन लगाते हैं। सर मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी का वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों से लड़ने का जोश है। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के विकास की प्रक्रिया को तेज करेगी। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नूतन प्रौद्योगिकी, बहुविषयी दृष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान दिया गया।
नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डाटा और डाटा एनालिटिक्स के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को तैयार करने पर बल देती है। डाटा एनालिटिक्स की मदद से एडमिशन से लेकर टीचिंग और इवैल्यूएशन तक पूरी प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इन लक्ष्यों को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में महान भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक बाधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद भारत ने कोविड महामारी से लड़ाई लड़ी और कोरोना वायरस को फैलने से रोका और मेक इन इंडिया मिशन के जरिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। देश में मास्क और सैनिटाइजर के व्यापक उत्पादन से लेकर कोविड वैक्सीन विकसित करने तक भारत के लोगों ने महामारी से लड़ने में दिन रात काम किया। श्री मोदी ने कहा कि हमारे कोविड-19 प्रबंधन ने ये दिखाया कि जब इरादा और लचीलापन हो तो संसाधन खुद ब खुद सामने आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और हम राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में असम के असंख्य लोगों के योगदान को भी कभी नहीं भूल सकते। हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष हैं। असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करने की दिशा में काम करने से नहीं डरता। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के ज्ञान और शिक्षा से राष्ट्र की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि व्यवहारिक धरातल पर विद्यार्थियों के नवाचार से वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के अभियान में मदद मिली है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशन स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ असम के अनेक गांवों को हो रहा है। भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास से हर घर जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन का जो सपना है उसको एक सशक्तिकरण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पूर्वोत्तर और असम की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए ताकि ये क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। नदियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदियां कई सहायक धाराओं से मिलकर बनती हैं और फिर समुद्र में मिल जाती है। हमें भी जीवन में अलग अलग लोगों से ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जब आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम, नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो युवाओं के लिए असंख्य नए अवसर पैदा कर रहा है। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है।
हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा खिलाड़ियों ने चुनौतियों का सामना किया। खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और धैर्य के कारण देश ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरे ने हमें कुछ अमूल्य सीख दी है, जिनमें ये सबक भी है शामिल कि हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। हर चुनौती, हर समस्या से निपटने का हमारे युवा देश का अंदाज, देश का मिजाज अब कुछ हटकर है। इसका एक ताजा उदाहरण तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है। आप लोगों में से बहुतों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या क्या चुनौतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडीशंस, इसमें निराश होने के बजाय हमारे युवा खिलाड़ियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तलाशे। कुछ खिलाड़ियों में अनुभव जरूर कम था, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद दिखा। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इतिहास बना दिया। एक बेहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को, इतने पुराने खिलाड़ियों की टीम को पराजित कर दिया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप पहल के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि तेजपुर विश्वविद्यालय ने शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। I ask the graduates of Tezpur University with their innovative ideas, knowledge and skill to join this startup movement to exploit the market potential of the state of Assam, from which we can provide service to 800 million population spread across the northeastern state of India, Bangladesh, Bhutan, Nepal and ASEAN countries. आज के दीक्षांत समारोह में 2020 के उत्तीर्ण 1218 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों में से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 48 टॉपर्स को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 10,43,534 लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के 6 दिन के अंदर ही 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.78% हो गई है। कल 18,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 8 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 19 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। मिजोरम में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई। अब तक 4,276 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 3 नए मामले सामने आए और 10 लोग स्वस्थ हुए। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कोविड से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,349 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में कल कोरोना से 351 लोग के ठीक होने के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 98.16% हो गई। राज्य में अब तक 2,87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीकों के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक पैदा हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन तय किए हैं। राज्य में 15 फरवरी से शुरू होने वाले दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार में अब तक 63,032 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कोविन सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है, ताकि स्वास्थ्य विभाग टीका न लगवाने वाले लोगों के नाम भी शामिल कर सके। राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। गुजरात में कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीका लगवा रहे हैं। गुजरात में शुरू के 2 दिनों में कोविड-19 के टीके लगाने में असमंजस के बाद अब बड़ी संख्या में लाभार्थी टीके लेने के लिए आगे आ रहे हैं। टीके लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंकड़ा 90% से अधिक है। अब तक राज्य में 35,882 स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 के टीके लगवा चुके हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी टीके लगवा चुके हैं, जबकि अहमदाबाद के निजी अस्पतालों के करीब 100 डॉक्टर ने भी कल टीके लगवाए। टीके लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टर्स के आगे आने से आम लोगों में टीके के बारे में गलत धारणा दूर करने में भी मदद मिलेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को कोविड टीकाकरण के 1,350 टीकों की खेप मिल गई है। इससे पहले उसे कोविशील्ड की 17,500 खुराक मिली थी। पुदुचेरी में प्रतिदिन 100 लोगों को टीके लगवाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज कोवैक्सीन की 1 लाख से अधिक खुराक पहुंच रही है। इससे पहले बुधवार को कोविशील्ड की 7 लाख खुराक की दूसरी खेप भेजी गई थी। राज्य में 400 से अधिक केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीकाकरण के 5वें दिन कल राज्य के 94 केंद्रों में 7,692 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। तमिलनाडु में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने आज चेन्नई में राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में कोविशील्ड टीका लगवाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों में फैले अवांछित भय को दूर करने के लिए टीका लगवाने का निर्णय लिया। उन्होंने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। राज्य में कुल 33,670 लोगों को टीका लगाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोविड-19 के अन्य मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सभी संभागीय और जिला प्रशासन को भी सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रम के आयोजन न करने को कहा है। राज्य का प्रमुख समारोह मुंबई के दादर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। अन्य सभी कार्यालयों को भी सुबह 9:15 बजे मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में सीमित संख्या में मान्यवरों को आमंत्रित किया जा सकता है। इनमें जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवारजन तथा कोविड योद्धाओं का समावेश किया जा सकता है। सभी सरकारी कार्यालयों एवं संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के आदेश भी राज्य सरकार ने दिए हैं। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में जारी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हुई।
प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति नई प्रौद्योगिकी, बहुविषयीय दृष्टिकोण और कौशल विकास पर केंद्रित है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 11वें दौर की बातचीत जारी और निर्वाचन आयोग के पूर्ण दल ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। भारत वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति कर रहा है। इस कड़ी में आज सेशेल्स, मॉरिशस और म्यांमार को टीके की खेप भेजी गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है। दुनिया के अनेक देशों ने कोरोना वायरस की टीकों की आपूर्ति के लिए भारत से संपर्क किया है और ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 19 और 20 जनवरी को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राजील, मॉरिशस, मोरक्को, ओमान, सेशेल्स और श्रीलंका के लोगों को कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। झारखंड में कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए 87,547 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस चरण में 2.5 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता टीका लगवाएंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में हो रही है। इससे पहले 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने 41 किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया था कि कृषि सुधार कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया 1.5 साल तक रोकी जा सकती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि किसान आंदोलन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं ताकि समुचित समाधान तक पहुंचा जा सके। हालांकि कल इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि किसान संगठन अपनी मांगों पर अटल हैं और कृषि सुधार कानून वापस लेने तक सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि पश्चिम बंगाल में सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state in free, fair, ethical and safe manner while endeavoring to ensure high voter participation amidst peaceful, harmonious atmosphere. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से आज एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। राज्य के वन विभाग प्रभारी के तौर पर मंत्री राजीव बनर्जी ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर इसकी घोषणा की। वे राज्यपाल जगदीप धनखेड़े से मिलने गए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के डोमजुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए तृणमूल कांग्रेस नेता बनर्जी ने फेसबुक पर पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में ज्यादातर राजनीतिक दल परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा कि केवल भाजपा ही बिना किसी भेदभाव के काम करती है और परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाने के खिलाफ है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में करीब 1,500 राजनीतिक दल हैं और वे सभी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम स्पॉटलाइट। सुनना न भूलिए। नेताजी की पराक्रम गाथा कल रात 9:15 से 9:30 तक FM न्यूज पर। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल जाएंगे। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य भावना के सम्मान में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में 2 समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कल दोपहर कोलकाता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुस्तकालय में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को भी संबोधित करेंगे।
केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर गिरिराज सिंह ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी से उनके निवास पर मुलाकात की। डॉक्टर सिंह ने रायपुरम चेन्नई में फिशिंग हार्बर का भी निरीक्षण किया। इस बंदरगाह से मछुआरों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चेन्नई में 2 दिन का दौरा संपन्न करने के बाद डॉक्टर सिंह मदुरई के लिए रवाना होंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर हॉक-1 से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक और उपलब्धि हासिल की है। हॉक-1 का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया है। इस स्मार्ट बम का परीक्षण कल किया गया। ये इस तरह का 9वां सफल परीक्षण था। SAAW को डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र RCI हैदराबाद ने विकसित किया है। 125 किलोग्राम वर्ग वाला ये स्मार्ट वेपन 100 किलोमीटर की रेंज में रडार और बंकर जैसे ठिकानों को मार सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। इस समझौते पर सड़क विकास के मुख्य सचिव तथा महानिदेशक इंद्रेश कुमार पांडे और सिविल इंजीनियरिंग IIT रुड़की और उपनिदेशक प्रोफेसर मनोरंजन परिदा ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरामने ने इस समारोह की अध्यक्षता की। IIT रुड़की के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ये सहयोग सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा। कर्नाटक के शिवमोगा शहर के बाहरी हिस्से में हुनसोदू गांव के नजदीक कल रात एक पत्थर खदान के पास हुए विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये विस्फोट जिलेटिन की छड़ों के कारण हुआ। विस्फोट से कई घरों को भी नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार जिलेटिन की छड़ों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। उसी समय हुनसोदू गांव के पास ये धमाका हुआ। इस दौरान पत्थर तोड़ने के काम में लगे 6 मजदूरों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा दुर्घटना में मरने वालों के लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक के शिवमोगा दुर्घटना में राज्य के मजदूरों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री कुमार ने रेजिडेंट कमिश्नर को घटना की पूरी जानकारी लेने और घायलों का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने बर्ड फ्लू से गैर प्रभावित क्षेत्रों और प्रभावित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे से मुर्गियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कश्मीर के पशुपालन विभाग के निदेशक को लोअर मुंडा में एक निगरानी केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है, जो मुर्गी लाने ले जाने वाले प्रत्येक वाहन से जांच के लिए नमूने लेगा। जम्मू पशुपालन विभाग लखनपुर में प्रत्येक खेप से नमूनों की जांच करेगा। गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ्फी 24 जनवरी को संपन्न हो जाएगा। महामारी के कारण प्रतिबंधों के बावजूद इफ्फी में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों के प्रति गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इन्वेस्टिंग लाइफ के निर्देशक वैशाली वसंत कैंडले ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनकी फिल्म सामाजिक बहिष्कार, सड़क दुर्घटनाओं और मनुष्य तथा पशुओं के बीच संघर्ष जैसी प्रतिकूल स्थितियों में रह रहे लोगों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। 52 मिनट की इस फिल्म को फिल्म प्रभाग ने बनाया है। फिल्म के प्रदर्शन के बाद निर्देशक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसे आत्मकथात्मक फिल्म के रूप में देखा जाना चाहिए। और अब एक नजर मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हुई है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। शाम को आंशिक रूप से बादल घिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि अधिकतम 6 डिग्री रहने की संभावना है। गिलगित में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 2 और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में जारी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.78% हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति नई प्रौद्योगिकी, बहुविषयी दृष्टिकोण और कौशल विकास पर केंद्रित है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच नई दिल्ली में 11वें दौर की बातचीत जारी है। और निर्वाचन आयोग के पूर्ण दल ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।